So, hello aspirants, welcome to the class. Welcome to the third chapter of ancient history. और इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं 16 महाजनपदों के बारे में कि आखिरकार वैदिक सिविलाइजेशन के बाद ऐसे क्या चेंजेस आए जो महाजनपद का फॉर्मेशन होता है और महाजनपद क्या होते हैं, कितने महाजनपद थे, उनके क्या फीचर्स है। एवरी पॉसिबल क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन इस चैप्टर से बनाया जा सकता है, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको इन द फॉर्म ऑफ थ्योरी में आपको बताने वाला हूँ इस क्लास में। ठीक है, इसके पहले हमने 2 क्लासेस और करी हैं जिसमें मैंने आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन कंप्लीट बताया 2 घंटे में, और मैंने आपको कंप्लीट वैदिक सिविलाइजेशन, अर्ली वैदिक, लेटर वैदिक में क्या डिफरेंस है, ये सब कुछ समझाया है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम आयुष अग्रवाल है और आप जीके जीएस भाई आयुष देख रहे हैं। अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आती हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और एक बात और, क्लास स्टार्ट करने से पहले कि ये जो क्लासेस हो रही हैं जीएस की, ये फाउंडेशन बैच की क्लासेस है। ठीक है, और ये सारे एग्जाम्स के लिए वैलिड है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी है, यूपीएससी है, या फिर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, सारे एग्जाम्स की प्रीलिम्स और मेंस के लिए ये वीडियो जो है वो काम की रहेगी आपकी, कहीं पे आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए। अभी रिसेंटली एनडीए का भी फॉर्म आ चुका है, तो एनडीए, अगर आप एनडीए के विद्यार्थी हैं तब भी आप इसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सारे एग्जाम में कॉमन ही है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि पहले जो हम बात करेंगे मैपिंग के बारे में, तो मैंने आपको 2 चीजें बताई थी। अर्ली वैदिक में मैंने आपको बोला था कि जब ऋग्वैदिक पीरियड का समय था, उस टाइम पे जो लोग थे वो इस एरिया में रहा करते थे, है ना, ये हमारा ऋग्वैदिक का समय था। और लेटर वैदिक में हम देखते हैं लोग जो है इस एरिया में सेटल हो गए थे, ये हमारा लेटर वैदिक का समय था। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं महाजनपद के बारे में, तो आप देखोगे कि कुल मिला के यहाँ पे आपको दिखेंगे कि 16 महाजनपद हुआ करते थे, 16 महाजनपद। अब पहले समझते हैं कि एक्चुअली में महाजनपद का मतलब क्या होता है। देखिए, हुआ क्या कि ऐसा होता है कि लोग जहां रहते हैं, बेसिकली देखो, हम पहले एक क्रोनोलॉजी समझते हैं कि आखिरकार जनपद का फॉर्मेशन कैसे होता है। हम जब देखते हैं, जब हम बात करते हैं ऋग्वैदिक पीरियड की, तो इस टाइम पे लोग जो थे वो नोमैडिक थे। नोमैडिक का मतलब वो इधर उधर भटकते थे अपने जानवरों को लेके, और इधर उधर अपना बसेरा करते थे। जहां भी उनको घास फूस मिल जाए वहां पे रुक जाते थे। वो एक आध दिन गुजार के फिर वहां से निकल जाते थे, है ना, जिसको हम लोग आज के टाइम में ना बैरागी बोलते हैं, नोमैडिक बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो नोमैडिक लोग थे। लेटर वैदिक पीरियड में क्या होता है, यही ट्रांजिशन होता है और ये लोग एग्रीकल्चर पे सेटल हो जाते हैं, एग्रीकल्चर करने लग जाते हैं। क्योंकि इसी टाइम पे देखोगे लेटर वैदिक पीरियड में क्या होता है, इस टाइम पे एक और बात होगी, वो होगी डिस्कवरी ऑफ आयरन। ठीक है, आयरन की खोज हो जाएगी, डिस्कवरी ऑफ आयरन होगा इस टाइम पे। और इसलिए लोग देखोगे कि एग्रीकल्चर करना शुरू कर देते हैं। अब एग्रीकल्चर करना है तो जाहिर सी बात है कि अगर मान लो ये आपका घर है और घर के पास मान लो आप एग्रीकल्चर कर रहे हो, या फिर मान लेते हैं कि आप एक जगह पे एग्रीकल्चर कर रहे हो, एक जगह पे किसी जमीन पे आपने खेती करना शुरू की। तो जब खेती करोगे तो इसका मतलब ये तो नहीं कि खेती एक दिन में होती है, खेती होने में टाइम लगता है। इसका मतलब है उतने टाइम तक आपको यहाँ पे रहना पड़ेगा, सेटल होना पड़ेगा। अगर आप सेटल नहीं होगे एक जगह पे, तो क्या होगा कि अगर आप मान लो यहाँ पे अपने अपने जो क्रॉप, जो भी आपका आपका धान वगैरह आपने जो भी बोया है, उसको लगा के आप चले जाओगे, तो क्या होगा, कोई खा जाएगा इसको, है ना, कोई खा जाएगा इसको। तो आपको वहां पे सेटल रहना पड़ेगा। अब इसी सेटलमेंट के कारण क्या हुआ, लोगों ने घर बनाना शुरू किए और लोग यहां से फिर सेटल लाइफ जीने का शुरुआत करते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं जन और पद। जनपद का मतलब होता है जब जनों ने अपना पद ग्रहण किया, मतलब एक जगह पे उन्होंने अपने पैर को स्टेबल किया, है ना। जन का मतलब होता है लोग, और पद का मतलब होता है एक जगह पे स्टेबल रहना। इसको बोलते हैं जनपद। इसका मतलब क्या है, सेटलमेंट, सेटल लाइफ जीना शुरू किया, सेटल लाइफ। ठीक है, अब इसी को हमने बोला है, अब हम पढ़ रहे हैं महाजनपद। महाजनपद का मतलब ये होता है कि अब देखो इस तरह के जनपद बनेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि लेटर वैदिक पीरियड में भी बहुत सारे ट्राइब्स हुआ करते थे, कम्युनिटी हुआ करती थी, तो अलग अलग जनपद बनेंगे। यही अलग अलग जनपद क्या होंगे, बाद में एक ग्रुप का फॉर्मेशन करेंगे, और ग्रुप फॉर्मेशन के बाद क्या होगा, इनको हम बोलेंगे महाजनपद। ये बड़े बड़े ग्रुप बन जाएंगे, है ना। इस तरह के कुल करीबन हम देखते हैं तो 16 महाजनपद हमें देखने को मिलते हैं, जिसका नाम आप देखोगे तो यहाँ आपको दिखेगा, देखोगे तो यहाँ पे कुरु है। ठीक है, कुरु है, पांचाल है, काशी है, ओके, अंग है, मगधा है, वाजी है, मल्ला है, छेड़ी है, शूरसेन है, मत्स्य है। ठीक है, उसके बाद अवंती है, मुलक्का है। तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, एक सेकेंड, चलो स्टार्ट करें। देखो, अब ये आपके सामने आ रही है लिस्ट। अब इस लिस्ट में क्या है पहले वो समझते हैं। एक सेकंड रुक जाओ जरा, इसको थोड़ा सेव कर ले। चलो देखो,
अब इस लिस्ट में क्या है पहले वो देखते हैं। इस लिस्ट में देखोगे तो आपको दिखेगा कि अलग अलग जो महाजनपद है उसके अलग अलग कैपिटल थी। जैसे आज के टाइम पे हर एक स्टेट होता है तो उसकी अपनी कैपिटल होती है। इन द सेम वे उस टाइम पे अलग अलग महाजनपद के अलग अलग कैपिटल हुआ करते थे। जैसे देखोगे तो काशी है, काशी जो एरिया है वो वाराणसी में पड़ता है। वाराणसी का ही पुराना नाम क्या था, काशी था, जिसको हम बनारस बोलते हैं, है ना। तो आप देखोगे कि यूपी का जो क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है, वहां पे आपको काशी मिल जाएगा, है ना। ये जो क्षेत्र है अयोध्या के पास में, ये हमारा काशी है, ये वाला, ठीक है। तो प्रेजेंट डे वाराणसी इसकी लोकेशन और कैपिटल क्या थी, वाराणसी। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे वो समझते हैं। एग्जाम में आपको पूछेगा तो पूछेगा कि बताइए कि इसकी कैपिटल क्या थी, है ना। या फिर क्या करेगा, 4 महाजनपद के 1 2 3 4 करके नाम दे देगा और उसके कैपिटल के नाम दे देगा और बोलेगा मैच कीजिए। मैच करने का ऑप्शन। अभी तक जितने भी एग्जाम्स मैंने देखे हैं सब में क्वेश्चंस अगर पूछे गए हैं इनसे तो यही दो पूछे गए हैं कि या तो इसकी कैपिटल बताइए या तो फिर कैपिटल को मैच कीजिए, है ना। तो काशी, देखो काशी तो आपको ध्यान रहेगा कि वाराणसी होता है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट जो बोलते हैं डिफिकल्ट कौन कौन से हैं वो मैं आपको समझाता हूं। एक आपको पूछता है कोसाला, कोसाला की कैपिटल श्रावस्ती होती है और ये ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है, जो कि इंपॉर्टेंट है कोसाला, ठीक है। फिर आप देखोगे अंग, अंग जो है उसकी उसकी कैपिटल चंपा थी, अंग की, है ना। ये अंग वही जगह है जो कि कर्ण को दिया गया था, है ना। अंग ये बिहार में पड़ता है और ये कर्ण को जो दिया गया था, अंग प्रदेश, है ना, अंगराज कर्ण बोलते हैं ना उसको। तो बेसिकली वही जगह ही है, चंपा उसकी कैपिटल थी। मगध जो है इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसकी पहली कैपिटल राजगृह थी। ध्यान रखिएगा मगध का जो एरिया है वो गया और पटना के आसपास पूरा पड़ता है और राजगृह इसकी कैपिटल थी। बाद में कैपिटल चेंज होगी, उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर वज्जी आता है, वज्जी का कैपिटल क्या थी, वैशाली, वैशाली, ठीक है। वज्जी ये भी आपके बिहार में पड़ेगा। मल्ला की कैपिटल कुशीनारा थी। छेड़ी सोथीवती। इसमें इंपॉर्टेंट जो है 16 में से वो मैं आपको टिक कर देता हूं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। एक आप काशी याद रखोगे, एक आप कोसाला याद रखोगे, एक अंग, एक मगधा, एक वज्जी, ठीक है, और एक मल्ला। क्लियर। उसके बाद वत्स एक आपसे पूछता है, वत्स का कौशंबी होता है। कुरु पूछता है क्योंकि कुरु से ही देखोगे आगे जाके फिर कुरु पुरु होंगे, है ना। तो ये इंद्रप्रस्थ। पांचाल जो है, पांचाल पूछता है, काम्पिलियस का कैपिटल होता है। उसके बाद आपसे पूछेगा तो पूछेगा अवंती, क्योंकि मगध के बाद सबसे इंपॉर्टेंट कोई था तो वो अवंती था, जिसकी कैपिटल उज्जैनी है जो मध्य प्रदेश में बिलोंग करती है, ठीक है, अवंती। क्लियर है। उसके बाद हम देखते हैं तो ये अवंती है, यहां देख सकते हैं आप, मध्य प्रदेश का रीजन है। उसके बाद गांधारा जो है, अब गांधारा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि गांधारा एक ऐसा महाजनपद है जो भारत से बाहर में था। भारत के अंदर बाकी सारे थे लेकिन गांधार और कंबोज दो ऐसे महाजनपद हैं, एक गांधार और एक कंबोज, जो कि भारत से बाहर में थे। रावलपिंडी और कश्मीर हिंदू कुश में पड़ते हैं ये, ठीक है। इसीलिए गांधार और कंबोज इंपॉर्टेंट है। इनकी कैपिटल, गांधार की कैपिटल तक्षशिला थी और कंबोज की पूंछा, ठीक है। नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन ध्यान रखना है कि ये दोनों बाहर थे, है ना। तो 16 महाजनपदों के कैपिटल कम से कम आपको ध्यान होने चाहिए क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको पूछा जाता है ना। आगे बढ़ते हैं। ये जो मेरी 2 वीडियोस है जो मैंने ऑलरेडी चैनल पे डाल दी है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके वहां से चेकआउट कर सकते हैं। ये मेरी पहली क्लास थी, ओके, कंप्लीट इंडस वैली सिविलाइजेशन मैंने आपको पढ़ाया है, और ये मेरी दूसरी क्लास है जो कि मैंने कल डाली है, कंप्लीट वैदिक पीरियड के बारे में, कल या परसों डाली है, ठीक है। चलो अब आते हैं सोर्सेस पे। अब ऐसा है कि जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम एक बात समझते हैं कि कभी भी हिस्ट्री पढ़ने के रिगार्डिंग हम हिस्ट्री को जानते कैसे हैं, जानने का रीजन एक ही है, वो है सोर्स। आखिरकार किस सोर्स के मुताबिक, किसने हमें बताया कि ऐसा होता था, किसने हमें बताया कि 16 महाजनपद हुआ करते थे, किसने हमें बताया कि इनकी कैपिटल ये हुआ करती थी, किसने हमें बताया कि इनकी लोकेशन क्या थी, या किसने हमें बताया कि इनके राजा कौन थे। ये सब कुछ पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ सोर्सेस के कारण। अब एक्चुअली में देखते हैं कि आखिरकार क्या सोर्सेज हैं महाजनपद के जिनसे हमें ये इंफॉर्मेशन आज मिलती है, ठीक है। क्लियर। देखो जब हम बात करते हैं सोर्सेस की तो पहले तो बहुत सारे सोर्सेस हैं। पहले हम बात करते हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर की, बुद्धिस्ट लिटरेचर की, ठीक है, बुद्धिस्ट लिटरेचर की। आपको याद होगा मैंने आपको पढ़ाया था कि इंडस वैली जो ये वैदिक पीरियड है, वैदिक पीरियड में अगर हम बात करते हैं प्रिसाइजली लेटर वैदिक पीरियड के बारे में, तो इसका टाइम पीरियड 1000 बीसी से लेकर हम देखते हैं कि 600 बीसी तक इसका पीरियड था, है ना। ये मैंने पढ़ाया था आपको कल। अब 600 बीसी तक पीरियड था, लेकिन इसी टाइम पे मैंने आपको बताया था कि 600 बीसी से दो चीजें स्टार्ट होंगी। 600 बीसी में ही क्या होगा, हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स आएंगे, हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स, हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स आएंगे, जिसमें हम बात करते हैं जैन और बुद्ध की, जैन और बुद्ध की बात करते हैं। ये इसी टाइम पर शुरुआत होगी और इसी टाइम पे महाजनपद भी आएंगे। तो आप देख रहे हो दोनों क्या है, दोनों एक दूसरे के कंटेम्पोररी है। मतलब क्या है, हिंदी में अगर हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं समकालीन है,
समकालीन है। अब ऑब्वियसली बात है कि अगर समकालीन है तो हेटेरोडॉक्स सेक्ट जैसे जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, उनकी किताबों में महाजनपद के बारे में तो इंफॉर्मेशन मिलेगी ही मिलेगी, मिलेगी ना, यही चीज है। तो फर्स्ट सोर्स जो हम बात करते हैं वो है बुद्धिस्ट लिटरेचर, और बुद्धिस्ट लिटरेचर में भी हम बात करते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम जो आप ध्यान रखेंगे वो है अंगुत्तरा निकाया। ठीक है, अंगुत्तरा निकाया। अंगुत्तरा निकाया एक बुद्धिस्ट लिटरेचर है। क्वेश्चन दो तरह से यहां पूछ सकता है, पहला कि सोर्स क्या है, या अंगुत्तरा निकाया किस किस पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करता है, तो आप बोलोगे महाजनपदों के बारे में बात करता है। और अंगुत्तरा निकाया किसका लिटरेचर है, तो ये बुद्धिस्ट लिटरेचर है। दो तरह से इसमें क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, उसके बाद ये पहला हो गया। दूसरा बुद्धिस्ट लिटरेचर कौन सा है, महावस्तु। महावस्तु। ठीक है, तो एक मिनट, महावस्तु। ठीक है, महावस्तु। तो ये दो यहां पे इंपॉर्टेंट क्या बनते हैं, बुद्धिस्ट लिटरेचर बनते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं तो अगला जो सोर्स हमारे बनता है वो है जैन लिटरेचर। मैंने बताया आपको दोनों ही उस टाइम पे एग्जिस्ट करते थे, तो दोनों की किताबों में ही कुछ ना कुछ हमें इंफॉर्मेशन तो मिलेगी ही मिलेगी, है ना। जरूरी नहीं कि दोनों सेम ही होगा, बट इंफॉर्मेशन तो मिलेगी। तो जैन लिटरेचर होता है, इसको बोलते हैं भगवती सूत्र, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम अंगुत्तरा निकाय और भगवती सूत्र आपको ध्यान होना चाहिए कि ये दो लिटरेचर जो है मेजर लिटरेचर है जो बात करते हैं महाजनपद के बारे में, है ना। और भगवती सूत्र में ही और इन दोनों में ही क्या मिलता है, हमें 16 महाजनपदों की लिस्ट मिलती है। ठीक है, मैंने बोला आपको दोनों में नाम सेम हो नहीं हो फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, क्योंकि देखो जैन लिटरेचर जैनिज्म का है, बुद्धिस्ट लिटरेचर बुद्धिस्ट का है, तो नाम में थोड़ा बहुत फर्क आप मान सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो कोर कॉन्सेप्ट होना चाहिए, वो दोनों में आपको सेम ही मिलेगा। ठीक है, क्लियर है। सोर्सेज में ये दो सोर्स आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं आगे, नेक्स्ट है। अब देखो ऐसा था ना कि जो 16 महाजनपद के बारे में हम बात करते हैं, ये 16 महाजनपद ऐसा है कि सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस था। डिफरेंस क्या था, डिफरेंस था कि इनका गवर्नमेंट कैसा था। मैंने आपको लेटर वैदिक पीरियड में एक बात पढ़ाई थी, अगर आपको याद हो तो। लेटर वैदिक पीरियड में मैंने आपको पढ़ाया था कि जो जो कम्युनिटी थी उनकी कोई भी स्टैंडिंग आर्मी नहीं हुआ करती थी, स्टैंडिंग आर्मी नहीं होती थी, है ना। नो स्टैंडिंग आर्मी लेटर वैदिक पीरियड में, है ना। और कम्युनिटी का हेड राजन होता था, ये मैंने आपको पढ़ाया था, है ना। और बाकी जो कम्युनिटी के लोग थे वही लड़ाई करते थे। ये सब सिस्टम था लेटर वैदिक पीरियड में। लेकिन ये सारा सिस्टम चेंज हो जाएगा महाजनपद में। महाजनपद में क्या होता है कि महाजनपद में एक तो एरिया बड़ा हो चुका है ना। तो अब यहाँ पे एक सेंट्रल पावर होगी, एक सेंट्रल किंग होगा। किंग की अपनी एक स्टैंडिंग आर्मी भी होगी, स्टैंडिंग आर्मी भी होगी। ठीक है, तो देख रहे हो जो पूरा जो स्ट्रक्चर है एक स्टेट का वो चेंज हो गया। अब अगर स्टेट का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, इसका मतलब वहां की पॉलिटी में चेंजेस आएंगे, वहां की गवर्नेंस में चेंजेस आएंगे, है ना। तो वही चीज हम देखते हैं कि अलग अलग महाजनपद का जो गवर्नेंस है वो अलग अलग प्रकार का होगा। कुछ महाजनपद ऐसे होंगे जो मोनार्किकल होंगे, कुछ महाजनपद ऐसे होंगे जो कि कैसे होंगे, जो कि रिपब्लिक होंगे। अब मोनार्किकल और रिपब्लिक में फर्क क्या है वो समझते हैं। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि जहां पे हेड ऑफ स्टेट जो है, स्टेट का मतलब मैं महाजनपद की बात कर रहा हूं, हेड ऑफ स्टेट जो है, हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड। जैसे भारत को हम क्या बोलते हैं, भारत को हम बोलते हैं कि भारत हमारा एक रिपब्लिक है। रिपब्लिक क्यों बोलते हैं, रीजन ये है कि हमारे जो प्रेसिडेंट साहब है, प्रेसिडेंट साहब को इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते हैं हम, इनडायरेक्टली करते हैं, लेकिन उनका इलेक्शन होता है ना। उसका एक प्रोसीजर है जो मैं आपको पॉलिटी में पढ़ाऊंगा। तो रिपब्लिकन स्टेट्स जो है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि हमारा भारत रिपब्लिक है। इसी तरह से बहुत सारे महाजनपद ऐसे थे जिनमें रिपब्लिकन स्टेट्स हुआ करते थे, जो कि रिपब्लिकन स्टेट्स थे, जहां पे हेड को इलेक्ट करते थे। और उसी समय पे कुछ ऐसे भी महाजनपद थे जो मोनार्किकल थे। मोनार्किकल का मतलब जहां किंग क्वीन का रूल होता है, जहां पे किंग एंड और क्वीन आर रूलिंग, किंग क्वीन का रूल है, उसको बोलते हैं मोनार्किकल। अब दोनों में डिफरेंस पहले समझते हैं कि आखिरकार मोनार्किकल महाजनपद में और रिपब्लिकन महाजनपद में फर्क क्या था। मोनार्किकल जो स्टेट्स थे उनमें फर्क ऐसा था कि ये जो थे इसमें सेंट्रलाइज पावर थी। सेंट्रलाइज पावर मतलब किंग क्वीन के पास ही मेजॉरिटी पावर है। दूसरी, मोनार्किकल स्टेट में क्या हो सकता है कि एक तो डिसीजन बड़ा क्विक होता है, ठीक है, तो क्विक डिसीजन मेकिंग, क्योंकि सारी पावर तो किंग के पास है, तो जो किंग बोलेंगे एट लास्ट वही होना है। बहुत ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं पड़ती है, क्विक डिसीजन होगा। लेकिन इन द सेम वे रिपब्लिकन स्टेट्स में क्या होता है, एक तो डिसीजन में डिले होता है, क्योंकि डिसीजन में डिले होता है,
क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्कशन करना पड़ता है। रिपब्लिकन स्टेट, जैसे इंडिया रिपब्लिकन स्टेट है, यहाँ पे कोई भी मैटर होता है तो बहुत ज्यादा डिस्कशन होता है। पहले टीम बैठती है, कमिटी बनती है, डिस्कशन होता है, बहुत टाइम लगता है, तो डिसीजन में डिले होता है। लेकिन मोर चांसेस ऑफ राइट डिसीजन, है ना, मोर चांसेस ऑफ राइट डिसीजन, सही डिसीजन का जो चांस होता है वो ज्यादा होता है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोग एक साथ बैठ के किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है ना। लेकिन मोनार्किकल स्टेट में, है ना, लेस चांस ऑफ राइट डिसीजन, लेस चांस ऑफ राइट डिसीजन, राइट डिसीजन, ठीक है। ये होता है क्योंकि किंग जो है, किंग जो है खुद से ही सारे जो डिसीजन है वो ले रहा है, तो हो सकता है कि उससे गलती हो जाए। एक पर्सन से गलती होना बहुत कॉमन चीज है ना। तो ये डिफरेंस थे। अब एक एक करके हम लोग ये देखेंगे कि आखिरकार कौन कौन से ऐसे स्टेट्स थे जो मोनार्किकल थे और कौन कौन से ऐसे स्टेट्स थे जो कि आपके रिपब्लिकन स्टेट थे, ठीक है। मोनार्किकल स्टेट में अगर हम बात करते हैं तो पहला जो स्टेट आता है वो है अंग। अंग कहाँ है? अंग की कैपिटल क्या है? चंपा है। एक एक करके हम लोग कैपिटल भी याद करेंगे साथ साथ में, मेरे साथ में, है ना। अंग की कैपिटल क्या है? चंपा है। बिहार के रीजन में ये था अंग, और ये मोनार्किकल स्टेट था जहां पे अंगराज कर्ण थे, है ना, आपको याद होगा। दूसरा हम बात करते हैं मगधा, ठीक है। मगधा, मगधा की कैपिटल क्या थी? पहली कैपिटल जो थी वो राजगृह थी, राजगृह, है ना, जिसको प्रेजेंट डे में हम राजगीर बोलते हैं। इसको और क्या बोलते हैं? इसको गिरिवराज भी बोलते हैं, ठीक है, गिरिवराज भी बोलते हैं। तो दोनों नाम इसमें सही है ना। थर्ड में अगर हम बात करते हैं तो काशी, काशी की कैपिटल क्या थी? काशी की कैपिटल है वाराणसी, है ना, वाराणसी। और ये कहां पे? वाराणसी में पड़ता है, ऑब्वियसली बात है। फोर्थ में हम बात करते हैं तो आता है कोसाला, कोसाला। पांचवें में बात करते हैं तो आता है वत्स। सिक्स्थ में बात करते हैं तो आता है छेड़ी, ठीक है। सातवां बात करते हैं तो आता है शूरसेन, शूरसेन। आठवें में बात करते हैं तो आता है मत्स्य, मत्स्य। और नाइन्थ की बात करते हैं तो यह है अवंती, अवंती। और लास्टली हमारा 10th नंबर क्या है? गांधार, जो कि इंडिया से बाहर है, गांधारा, ठीक है। तो एक देखोगे तो कोसाला। अब कोसाला की कैपिटल देखोगे यहां पे अगर लिस्ट में तो आपको दिखेगा श्रावस्ती कैपिटल है। इसको भी लिखो यहां पे फटाफट से। कोशाला की कैपिटल क्या है? श्रावस्ती कैपिटल है इसकी, कोशाला की, है ना। उसके बाद वत्स आएगा, तो वत्स की कैपिटल है कौशंबी, कौशंबी क्या है? ये वत्स की कैपिटल है। फिर छेड़ी महाजनपद आता है, तो छेड़ी, छेड़ी महाजनपद की कैपिटल अगर पूछे तो क्या बोलोगे? शक्तिमती, शक्तिमती या श्रोतिमती जो भी बोलेगा, लेकिन आप शक्तिमती याद करो, इजी है। शक्तिमती इसकी कैपिटल होती है छेड़ी की, ठीक है। फिर शूरसेन आता है। अब शूरसेन की कैपिटल आपसे पूछेगा तो क्या बोलोगे? मथुरा, है ना, मथुरा। फिर आता है मत्स्य। अब मत्स्य कैपिटल है विराटनगर, विराट नगर है कैपिटल। फिर अवंती आता है, अवंती की कैपिटल उज्जैनी है। एक्चुअली में देखो, अवंती की दो कैपिटल हुआ करती थी, एक उज्जैनी थी, एक माहिष्मती थी। माहिष्मती आपने बाहुबली में सुना होगा। तो अवंती की दो कैपिटल थी, एक उज्जैनी थी, एक माहिष्मती थी। ये आप यहाँ पे लिख लो, थोड़ा सा बेटर रहेगा, है ना। अवंती की एक्चुअली में दो कैपिटल थी, मैं यहाँ मार्क कर देता हूं ताकि याद रहे आपको। देखो, अवंती की दो कैपिटल थी। अगर हम बात करते हैं नॉर्थ में और एक साउथ में, अलग अलग कैपिटल थी। नॉर्थ में जो थी उसको बोलते हैं उज्जैनी, जिसको प्रेजेंट डे उज्जैन बोलते हैं। और साउथ में जो कैपिटल थे उसको बोलते थे माहिष्मती। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अवंती की दो कैपिटल्स थी, क्लियर। उसके बाद हमारा है गांधार। गांधार का तो मैंने बताया आपको, तक्षशिला इसकी कैपिटल है। गांधार की कैपिटल क्या है? तक्षशिला, है ना। तो ये कुल मिला के 10 ऐसे स्टेट्स है जो कि मोनार्किकल स्टेट्स है। अब हम बात करते हैं कौन कौन से रिपब्लिकन स्टेट्स है जहां पे हेड ऑफ द स्टेट जो है इलेक्टेड थे, है ना। तो पहले आते हैं वज्जी। वज्जी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट बार पूछा गया क्वेश्चन भी वज्जी का ही होता है, ठीक है। वज्जी और माला, माला पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया, बाकी पे नहीं पूछता है, पर फिर भी आप ध्यान रखोगे। कुरु, ठीक है, पांचाल। उसके बाद कंबोज, कंबोज भी कहां है? इंडिया से बाहर है कंबोज, है ना। गांधार और कंबोज इंडिया से बाहर है। उसके बाद शाक्य, कोलिया, मोरिया, ठीक है। तो ये कुल मिला के 8 ऐसे स्टेट्स थे जो कि कहां थे? रिपब्लिकन स्टेट्स थे। और ये आपके मतलब रिपब्लिकन स्टेट्स थे, ठीक है। और इनके कैपिटल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करें वज्जी की, तो वज्जी की कैपिटल क्या होगी? मिथिला या वैशाली, ठीक है। आप वज्जी से वैशाली याद रखो। इसकी कैपिटल मिथिला भी थी, ठीक है, मिथिला भी से कैपिटल थी।
फिर अब मल्ला, अब मल्ला की कैपिटल कुशीनारा है, कुशीनारा, जिसको हम या फिर पावापुरी बोल सकते हो, पावापुरी भी ठीक है। फिर आता है कुरु, ठीक है, कुरु, कुरु की कैपिटल क्या होगी? कुरु की कैपिटल इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ, ठीक है। फिर है पांचाल, ये सब कुछ महाभारत में आपने सुना होगा। पांचाल, पांचाल की दो कैपिटल थी, लेकिन आप याद रखोगे तो काम्पिली याद रखोगे, है ना, काम्पिली, ठीक। फिर कंबोज आता है, कंबोज का हटका कैपिटल होता है, क्या होता है? हटका इसका कैपिटल है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखोगे, बाकी नीचे की जरूरत नहीं है, शाक्य, कोलिया, मौर्य की जरूरत नहीं है। आप ऊपर के 5 याद रखोगे, ठीक है। ये रिपब्लिकन स्टेट्स हैं, वज्जी, माला, कुरु, पांचाल, कंबोज। और मोनार्किकल में बात करते हैं तो अंग, मगधा, काशी, कोसाला, वत्स, छीड़ी, सुरशीर, मत्स्य, अवंती, गांधारा, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है रीजन ऑफ सक्सेस ऑफ मगधा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आखिरकार 16 महाजनपदों में से मगध में ऐसा क्या था जो मगध ही मतलब कि आगे बढ़ता है, और मगध बाद में ही बड़े एम्पायर में कन्वर्ट होता है। होता क्या है कि देखो, ऑब्वियस ही बात है, मैंने आपको एक बात और बताई थी स्टार्टिंग में ही, कि लेटर वैदिक पीरियड में ही, कि लेटर वैदिक पीरियड में जो है लैंड इंपॉर्टेंट हो चुकी थी, और लैंड के लिए ही फाइटिंग स्टार्ट हो चुकी थी, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो अलग अलग महाजनपद है ये अपने टेरिटरी के लिए लड़ेंगे, है ना। सब कोई क्या करेंगे, अपने अपने टेरिटरी को इंक्रीज करने के लिए लड़ेंगे। हर एक टेरिटरी जो है एक दूसरे को कैप्चर करने के लिए आपस में फाइट करना शुरू करेगी, ठीक है। तो इसमें से बहुत सारे ऐसे महाजनपद थे जो बहुत ही कमजोर थे, बहुत सारे ऐसे थे जो बहुत ही स्ट्रांग थे, और बहुत सारे ऐसे थे जो इंडिया के बाहरी थे, तो उनसे कोई मतलब पड़ता नहीं, है ना। अब बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया के अंदर, प्रेजेंट डे इंडिया के अंदर अगर हम बात करते हैं, तो इनमें जो महाजनपद थे, इसमें आप देखोगे कि लास्टली लड़ते मरते कटते कटते आप देखोगे कि दो दो महाजनपद बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। एक है मगध और एक है अवंती। जहां पे अवंती का साइज आपको बड़ा दिख रहा होगा, मगध छोटा दिख रहा है, फिर भी मगध और अवंती के बीच में फाइट होती है, और ये सारे कुरु, पांचाल, ये सब खत्म हो जाएंगे। लास्टली में इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है, और लड़ाई में भी अवंती जो है एलिमिनेट हो जाता है, और मगध जो है वो जीत जाता है। लेकिन एक बात समझनी चाहिए कि आखिरकार अवंती इतनी बड़ी थी, मगध इतनी छोटी थी, और इतने सारों में सिर्फ मगध में ऐसा क्या था कि मगध ने सबको पछाड़ दिया, और अवंती तक को पछाड़ के मगध जो है आखिर तक सबसे बड़ा बन जाता है, ऐसा क्या था? ठीक है, इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना है कि व्हाट वर द रीजंस कि मगध जीत गया, मगध ने जो है सबको हरा दिया, है ना। तो सबसे पहले रीजन ये है कि मगध की जोग्राफिकल लोकेशन, मगध जो है बिहार में, गया में पड़ता है, आपको पता होगा। तो इसकी जोग्राफिकल लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो इसने मगध को बहुत प्रोटेक्शन दी, है ना। जब भी कोई मगध पे अटैक करना चाहता था, तो उसको अटैक करने में ही उसकी उसकी हालत खराब होती थी, क्योंकि उसका जोग्राफिकल लोकेशन काफी अच्छा था। अब मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि इस टाइम पे ही क्या हुआ था, लेटर वैदिक पीरियड में आयरन की खोज हो चुकी थी, और एग्रीकल्चर शुरू हो गया था। अब एक बात सोचो कि आखिरकार आयरन के क्या क्या यूज हो सकते हैं, है ना। तो आयरन से आप क्या कर सकते हो? लोहे से आप तलवार बना सकते हो, स्वॉर्ड बना सकते हो, आप आर्मर बना सकते हो, ठीक है। आप लोहे की ट्रेडिंग कर सकते हो, लोहा बेच सकते हो, क्योंकि बाकी बाकी लोगों को भी तो बनाना पड़ेगा ना, है ना, स्वॉर्ड, आर्मर, प्रोटेक्शन के लिए। तो ट्रेडिंग कर सकते हो, लोहे से खेती हो सकती है अच्छी। तो लोहे के बहुत सारे फायदे थे, लोहे के उस टाइम पे बहुत सारे फायदे थे, लोहे से बहुत कुछ बनता था। लोहे का ऑब्वियस ही बात है कि अगर आपके पास लोहा है तो लोग आपसे खरीद रहे हैं। इसीलिए ज्योग्राफिकल लोकेशन में आयरन जो है, आयरन की माइंस यहां पे मिल गई थी। बिहार में क्या हुआ, इस जगह पे, इस लोकेशन में क्या हुआ कि आयरन की माइंस मिल गई। अब आयरन माइंस मिल गई, तो आयरन की माइंस मिल गई, इसका मतलब क्या है कि यहां से आयरन बनने लगा, जिसने उनको बहुत ज्यादा हेल्प किया। अब आपको कहीं बाहर से आयरन खरीदने की जरूरत नहीं है, तो आपको तो बहुत सस्ता पड़ता है घर में बनाना। मान लीजिए कल को आपके घर में सोना मिल जाए, सोने की खदान मिल जाए, और गवर्नमेंट ऐसा रूल बना दे कि जिसके घर से जो मिलेगा वो रख सकता है, तो आप तो भाई करोड़पति हो जाओगे, है ना, क्योंकि आपके घर सोने की खदान मिल गई है। मान लो मेरे घर में नहीं मिली, मेरे घर में लोहे की खदान मिली, कोई या कोयले की खदान मिली, है ना, फिर भी आप देखोगे सोना ज्यादा महंगा है ना, कोयला फिर भी ठीक है, मैं भी अच्छा पैसा कमा लूंगा। समझ में आ रहा है? तो उस टाइम पे मगध के अंदर में आयरन की माइंस मिल गई, इसके कारण बहुत इनको फायदा होता था। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं तो मगध, देखते हो कि मगध जो है वो आपका गंगेटिक वैली में पड़ता है, मिडिल गंगेटिक वैली। बिहार से जो गंगा पास करती है, उसी गंगेटिक वैली में मगध पड़ेगा। अब गंगेटिक वैली का मतलब क्या है, इससे फायदा क्या होगा? इससे होगा अलूवियम सॉइल मिलेगा,
अलूवियम सॉइल जिसको हम खादर मिट्टी बोलते हैं, खादर मिट्टी हेल्प करेगी एग्रीकल्चर में, बहुत तगड़ा एग्रीकल्चर कर पाएगी। आयरन है ही पहले से, मिट्टी भी मिल गई, पानी भी है, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होगा, प्रॉस्पेरस एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर राइज हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रेडिंग अच्छी होगी। समझ में आ रहा है? उसके बाद हम बात करते हैं तो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में भी आप देखोगे कि मगध जो है वो ज्यादा बेटर, उसको एक एडवांटेज था। ओके, मगध यूज करते थे, यूज ऑफ हॉर्सेस। ओके, घोड़ों का इस्तेमाल करते थे ये लोग, चैरियट का इस्तेमाल करते थे, चैरियट का इस्तेमाल करते थे, है ना, रथों का इस्तेमाल करते थे मगध में, है ना। मगध में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज थी वो ये थी कि ये लोग एलिफेंट का इस्तेमाल करते थे। अब बाकी जगहों पे आप देखते हो तो आपको एलिफेंट इतने नहीं मिलेंगे जितने आपको मगध के रीजन में मिलते थे उस टाइम में। आज तो नहीं मिलते, आज तो बहुत कम हाथी वहां मिलेंगे आपको, लेकिन एलिफेंट इस टाइम पे मगध के एरिया में ज्यादा मिलते थे। ठीक है, आज अगर हाथियों की बात करते हैं तो उड़ीसा के क्षेत्र में हाथी आपको मिलेंगे, एलिफेंट देखने को मिलेंगे बहुत ज्यादा, बट बिहार के क्षेत्र में एलिफेंट उतने नहीं है, यहाँ पे उतने नहीं है। लेकिन उस टाइम पे अगर हम बात करते हैं तो मगध का सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट था वो था एलिफेंट। अब सामने से किसी की भी आर्मी आ रही है, अगर सामने अपोजिट वाले बंदे के पास एलिफेंट है, हाथी है, तो आप कैसे भिड़ोगे? हाथियों को हराना इतना आसान नहीं है। आज भी लोग हाथियों से लड़ते हैं तो मतलब कि बहुत लोगों की जान चली जाती है। एलिफेंट आर वेरी स्ट्रांग। ठीक है, तो उस टाइम पे मगध जो है एलिफेंट का इस्तेमाल करते थे, जो कि उनको बहुत ज्यादा फायदा प्रोवाइड करता था। ठीक है, किसी भी आर्मी को क्रश करने में। ज्योग्राफिकल लोकेशन में ही एक और बात है कि मगध का जो लोकेशन था वो बड़ा स्ट्रेटेजिक था, है ना। मान लो अगर ये मगध के एरिया से किसी को एंटर करके बाहर जाना है, निकलना है या इंडिया में घुसना है, तो मगध का एरिया बहुत अच्छा था। देखो मैं आपको मैप में दिखाता हूं, अगर आप मैप में नोटिस करोगे तो ये मगध का रीजन है ना, ये मगध का रीजन है। और अंग वगैरह का तो इसने हरा ही दिया था। अब इस रीजन में मान लो किसी को भी इस एरिया से एंटर करना है या इस एरिया से भारत में एंटर करना है, तो पहले उसको मगध में आना पड़ेगा, क्योंकि लेटर ऑन क्या हुआ था कि मगध ने सबको कैप्चर कर लिया था। ये पूरा एरिया जो है मगध के अंदर में आ जाता है। अब कहीं अगर आपको इंडिया में इस साइड से एंटर करना है चाहे इधर से एंटर करना है, तो आपको मगध में घुसना ही पड़ेगा, और उसी कारण मगध को टैक्सेस भी भरने पड़ते थे, है ना। तो ये सारे फायदे थे मगध के, इसीलिए मगध देखेंगे कि लास्ट में वो मगध जीत जाता है और मगध जो है सबसे बड़ा महाजनपद बन जाता है। ठीक है, यहां तक कहानी थी महाजनपद की ओरिजिन की। अब हम शिफ्ट करेंगे अपना टॉपिक सिर्फ मगध पे। हम सिर्फ मगध की बात करेंगे कि मगध में एक्चुअली में किस किस डायनेस्टी ने रूल किया और उसमें से कौन कौन रूलर थे। अब उसको शुरू करने से पहले मैं आपको चंद बातें और बताना चाहूंगा। जैसे पहली बात यह है दोस्त कि जब भी हम बात करते हैं डायनेस्टी की, दो चीजें होती है, डायनेस्टी होती है। ठीक है, डायनेस्टी का मतलब क्या होता है? फैमिली। जब एक फैमिली रूल कर, जैसे मेरा नाम आयुष अग्रवाल है, ठीक है, तो अगर मैं रूल कर रहा हूं, मैं राजा हूं, तो आप तो अगर मेरे बारे में कहीं पढ़ाया जाएगा तो आप पढ़ोगे क्या? अग्रवाल डायनेस्टी या आयुष डायनेस्टी। मेरा या तो मेरा नाम पे डायनेस्टी हो या मेरे टाइटल पे डायनेस्टी होगी, है ना। तो अगर या फिर मेरे लोकेशन पे भी डायनेस्टी हो सकती है। जैसे मान लो प्रेजेंट मेरा लोकेशन मान लो मेरा रांची है ना, तो रांची डायनेस्टी ऐसे करके भी नाम हो सकता है। तो अलग अलग चीजों से डायनेस्टी का नाम पड़ता है, लेकिन डायनेस्टी का मतलब यह है कि अगर मैं रूल कर रहा हूं तो कल को फिर मेरा छोटा भाई रूल करेगा, फिर उस कल को मेरा बेटा रूल करेगा या मेरी बेटी रूल करेगी। तो कहने का मतलब क्या है? एक ही परिवार के अलग अलग लोग रूल कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं सेम डायनेस्टी। लेकिन सपोज करो कल को क्या होता है, कल को किसी से मेरी लड़ाई हो जाए किसी अलग डायनेस्टी से, और उसने मुझे हरा दिया और मेरी मृत्यु हो जाती है, तो मेरी मृत्यु के बाद क्या होगा कि जिस जिस भी बंदे ने मुझे हराया, सपोज करते हैं शर्मा जी के लड़के ने मुझे हरा दिया, तो शर्मा डायनेस्टी आ जाएगी। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से डायनेस्टी का नाम पड़ता है। अब इसके पहले आपको दो चीजें और ध्यान रखनी है। एक बात होती है, एक हम बोलते हैं किंगडम और एक हम बोलते हैं एम्पायर। आपने कभी सोचा कि दोनों में फर्क क्या होता है? क्यों हम किंगडम बोलते हैं, क्यों हम एम्पायर बोलते हैं? जब हम गुप्ता का नाम लेते हैं तो हम बोलते हैं गुप्ता एम्पायर, है ना। जब हम मौर्य बोलते हैं तो बोलते हैं मौर्यन एम्पायर। जब हम बोलते हैं गुप्ता तो हम बोलते हैं गुप्ता एम्पायर। पर अभी जब हम बात करें मगध को किंगडम बोलते हैं। ऐसा क्यों है? किंगडम और एम्पायर में क्या फर्क है? किंगडम जो है वो बेसिकली एक छोटा एरिया होता है इन कंपैरिजन टू एम्पायर। एम्पायर एक बड़े एरिया को बोलते हैं। एम्पायर मतलब एक इतना बड़ा एरिया जिसमें अलग अलग किंगडम समा चुके हैं और अब वो एक ही राजा के अंदर पूरा एरिया है, इसको बोलते हैं एम्पायर। और एम्पायर का जो रूलर होता है उसको हम बोलते हैं एम्पेरर। ओके, एम्पेरर। और जो किंगडम का रूल होता है उसको बोलते हैं किंग। ठीक है, तो ये फर्क आपको समझ में आना चाहिए कि अगर गुप्ता को हम एम्पायर क्यों बोलते हैं, मौर्य को हम एम्पायर क्यों बोलते हैं, अशोक के जो रीजन है उसको हम एम्पायर क्यों बोल रहे हैं, है ना। ये सब समझना पड़ेगा। अब आते हैं मगध पे। देखिए,
मगध एम्पायर में कुल मिला के 3 डायनेस्टी मेजर रूल करती है। अब करती तो मतलब चौथी भी डायनेस्टी आएगी, लेकिन हम उस टाइम पे उसका ये मगध एम्पायर का जो नाम है वो बदल के मौर्यन एम्पायर हो जाएगा। ठीक है, तो मगध एम्पायर हम बोल रहे हैं, मगध क्योंकि बहुत बड़ा एरिया था इसलिए हम उसको मगध एम्पायर बोल रहे हैं। मगध एम्पायर में जो पहली डायनेस्टी आती है वो है हर्यानक डायनेस्टी। हर्यानक डायनेस्टी, हर्यानक डायनेस्टी में 3 रूलर होते हैं। पहला है बिंबिसार, दूसरा है अजातशत्रु और तीसरा है उदयीन, है ना। इसमें और भी रूलर रहेंगे बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो 3 ही होते हैं। एक है बिंबिसार जो पहला रूलर था, जिसको हम बोलते हैं फाउंडर ऑफ मगध एम्पायर। मगध एम्पायर का फाउंडर बोलते हैं किसको? बिंबिसार को। ही वॉज द फाउंडर ऑफ मगध एम्पायर। ठीक है, बिंबिसार बहुत ताकतवर, बहुत स्ट्रॉन्ग रूलर। उसके बाद आता है अजातशत्रु, उसका बेटा। ओके, ये कौन था? अजातशत्रु उसका बेटा था। और उसके बाद देखोगे उदयीन आएगा, उसका बेटा। अब हर्यानक डायनेस्टी में एक बात बड़ी फेमस है कि इस डायनेस्टी को हम लोग बोलते हैं पितृ हत्या करने वाला डायनेस्टी। मतलब क्या है इसका? मतलब यह है कि इस डायनेस्टी के हर एक रूलर ने अपने फादर का असासिनेशन कर दिया, मतलब मर्डर कर दिया था। जैसे बिंबिसार है तो बिंबिसार की हत्या उसके बेटे अजातशत्रु ने की थी ताकि वो गद्दी को संभाल सके, है ना। जैसे आपने अगर देखा होगा, मिर्जापुर वेब सीरीज देखी होगी, उसमें आपने देखा होगा कि मुन्ना जो है वो ट्राई करते हैं, है ना, त्रिपाठी जो उसके जो पिता है उसको मारने की, है ना। तो कालीन भैया को मारने की कोशिश करते हैं बट वो मार नहीं पाते हैं, सक्सेसफुल अटेम्प्ट नहीं हो पाता है, वो अनसक्सेसफुल होता है अटेम्प्ट उनका, है ना। इसी तरह से यहाँ पे अजातशत्रु कोशिश करता है बिंबिसार को मारने की और वो सक्सेसफुल होता है, मार देता है ना। उसके बाद ही अजातशत्रु का बेटा उदयीन जो है वो अजातशत्रु को मार देगा बाद में, है ना। तो जैसी करनी वैसी भरनी। इसीलिए हर्याना डायनेस्टी में देखोगे तो बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयीन। लेकिन बात यहाँ पे ये नहीं है, मारने की नहीं है, बात है कि फेमस, ये लोग बहुत फेमस थे, बहुत स्ट्रॉन्ग रूलर थे, क्योंकि मगध एम्पायर का बेस इन्होंने खड़ा किया था। अब इनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद लास्ट में एक और, उदयन के बाद कोई रूलर आता है, उसको शिशुनाग हरा देता है ना। उसको शिशुनाग डायनेस्टी के लोग हरा देते हैं और हराने के बाद क्या होता है, शिशुनाग डायनेस्टी की स्थापना होती है। ये अलग फैमिली है। यहाँ पे 2 रूलर आएंगे, एक शिशुनाग आएगा, एक कालाशोक आएगा। और उसके बाद फिर कालाशोक को नंद हराते हैं। नंद में पहला रूलर आता है महापद्मनंद और दूसरा आता है धनानंद। ये वही धनानंद है जिससे चाणक्य की लड़ाई होती है। चाणक्य यानी कौटिल्य की लड़ाई होती है धनानंद से। और उसके बाद ही धनानंद जो है उनका मजाक उड़ाता है, तो चाणक्य अपनी चोटी खोल देते हैं और बोलते हैं कि जब तक मैं इसको हरा नहीं देता हूं तब तक मैं अपनी चोटियां नहीं बांधूंगा। और उसके बाद फिर चंद्रगुप्त मौर्य को वो ट्रेन करते हैं। उसके बाद फिर लड़ाई होती है जिसमें धनानंद हार जाता है और चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाते हैं। उसके बाद फिर जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है। ये पूरा इसका क्रक्स था जो हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं आगे, एक करके हम समझेंगे कि आखिरकार कौन कौन थे। तो ये एक मैप है जिसमें आप ये समझ सकते हो कि किस किस टाइम पे कौन सा एरिया जो है अंडर पावर था। जैसे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो मैं आपको दिखाता हूं। ये पूरा मगध एम्पायर की बात कर रहे हैं। मगध एम्पायर का मतलब है हम तीनों डायनेस्टी की बात कर रहे हैं, हर्यानक, शिशुनाग और नंद के बारे में। तो इसमें आप देखोगे तो पहला आप देखोगे तो ये जो है आप इसमें देखो, ये येलो लाइन, ये जो येलो लाइन है ये उत्तर पथ है। उत्तर पथ का मतलब क्या है? ये बता रहा है आपको एक्सटेंशन के बारे में कि आखिरकार मगध का जो एम्पायर था वो कहां से कहां तक एक्सटेंड करता था। नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन कितना था और ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन कितना था उसका। नॉर्थ में कहां तक फैला हुआ था, साउथ में कहां तक, ईस्ट में कहां तक और वेस्ट में कहां तक। ठीक है, अगर आप देखते हो तो आपको मैं यहां पे थोड़ा सा हाईलाइटर यूज करता हूं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। देखो ये जो एक्सटेंशन है ये नंद डायनेस्टी का है। ठीक है, एक्सटेंशन यहां तक नंद डायनेस्टी फैली हुई थी। पहले हम शुरू करते हैं हमारे जो पहला जो डायनेस्टी था हर्यानक से, वहां से। तो यहां पे दिख रहा होगा आपको अजातशत्रु, यहाँ पे बिंबिसार, है ना। तो बिंबिसार के टाइम पे इतना ही बड़ा रीजन अंदर में था। अजातशत्रु के टाइम पे देखोगे तो ये पूरा रीजन जो है अजातशत्रु के अंदर में आ जाता है ना। ये पूरा रीजन क्या है, अजातशत्रु के अंदर में आ जाता है। उसके बाद अगर आप नोटिस करोगे तो आपको ये दिखेगा कि उसके बाद शिशुनाग आते हैं। शिशुनाग में आपको दिखेगा कि ये जो पूरा रीजन है यहां से यहां तक, ये पूरा शिशुनाग के अंदर आ चुका है, यहां से यहां तक, है ना। ये पूरा शिशुनाग के अंदर आ चुका है। ठीक है, क्लियर है। और लास्टली फिर जो नंद डायनेस्टी आएगी, नंद के अंदर में देखोगे तो ये पूरा एम्पायर जो है वो नंद के अंदर में आ चुका है। मतलब मगध अब इतना बड़ा हो चुका है। ये पूरा डायनेस्टी क्या है, ये मगध के अंदर आ चुका है, इतना बड़ा। तो मतलब ये पूरी जो डायनेस्टी है ये क्या है, ये मगध का एरिया है इंडिया में। ये कब की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है नंद की, जब नंद थे तब की, है ना। मतलब नंद के आने तक में, नंद के रहने तक में ये पूरा एरिया जो है वो मगध के अंदर आ चुका था।
ठीक है। और अगर हम बात करते हैं इसके नॉर्दर्न एक्सटेंशन की, तो नॉर्थ में आप देखोगे तो नॉर्थ में आपको दिखेगा कि इसका जो एक्सटेंशन है वो कहां तक है, वो है उत्तर पथ, तक्षशिला तक ये जो है पूरा एरिया जा रहा है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं साउथ में, तो साउथ में दक्षिण पथ बोलते हैं, प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान तक ये जा रहा है ना। तो ये बातें दो चीजें, उत्तर पथ और दक्षिण पथ आपको पता होना चाहिए। उत्तर पथ तक्षशिला है और दक्षिण पथ प्रतिष्ठान है। ठीक, चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हर्यना डायनेस्टी को। हर्यना डायनेस्टी में आप देखोगे कि 544 बीसी से लेकर 412 बीसी तक ये लोग रहेंगे। इसका मतलब अगर आप मान के चले तो लगभग लगभग देखोगे तो उधर उधर आपके हो गए 88 साल, है ना, 88 साल, और पूरे इधर हो गए 40 साल, है ना। तो इस तरह से 120 125 साल का पूरा टर्म टर्म आपको दिखेगा, 125 साल मान लेते हैं। ठीक है, इनका रूल रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हर्यना डायनेस्टी में आप देखोगे तो पहले जो राजा आते हैं उनका नाम था बिंबिसार। ठीक है, एक एक करके जो भी इंपॉर्टेंट बातें होंगी वो हम देखेंगे। पहले जो राजा आएंगे उनका नाम था बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार। अब बिंबिसार का जो टाइम पीरियड था वो 544 से लेकर 492 बीसी तक ये रहते हैं, है ना। लगभग देखेंगे तो हम अगर हम मान के चले तो 40 और 8 40 और 8 48, 48 और 2, है ना, सॉरी 48 और 4, है ना, तो 52 साल। तो टोटल ये 52 सालों के लिए रूल करते हैं बिंबिसार, है ना। अब इनके बारे में जितना इंफॉर्मेशन शॉर्ट में हो सकता है मैं वो आपको बताऊंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। पहली बात कि अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछता है कि कौन किसके समकालीन था, एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है जो है समकालीनता पे। समकालीन का मतलब क्या होता है, कंटेम्पोररी। जैसे मैं और आप एक साथ है, एक ही एज में हम लोग जो है जी रहे हैं, इसको बोलते हैं कंटेम्पोररी। मैं आपके कंटेम्पोररी हूं, है ना। तो यहां पे पूछेगा मान लो बिंबिसार के कंटेम्पोररी कौन था, तो बिंबिसार के कंटेम्पोररी कौन था ये मैं बताता हूं पॉइंट देके। ठीक है, कंटेम्पोररी, कंटेम्पोररी टू गौतम बुद्ध, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 6th सेंचुरी बीसी में ही बुद्धिज्म जैनिज्म का शुरुआत हुआ था, और इस टाइम पे गौतम बुद्ध जो है वो बिंबिसार के कंटेम्पोररी थे। मैं यहां पे आपको ना दो चीजें और बताना चाहता हूं, पहले तो सुन लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आपको नाम दिख रहा है बिंबिसार ना, एक और नाम आपको दिखेगा, उसको बोलते हैं बिंदुसार। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, बिंदुसार और बिंबिसार अलग अलग पर्सन है। बिंदुसार जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे हैं, सन है कौन, बिंदुसार। बिंदुसार ये यहां पे आएगा, मौर्य डायनेस्टी का है वो। बिंबिसार जो है वो हर्यना डायनेस्टी का है। अब याद कैसे करेंगे, याद करने के लिए याद रखिए, बिंदु बोल रहा है, बिंदु, बिंदु मतलब होता है छोटा, छोटा मतलब बच्चा, बेटा। ठीक है, बिंबिसार किसका बेटा था हमें नहीं पता है, लेकिन हमें यह पता है कि बिंदुसार जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। तो बिंदु मतलब छोटा, मतलब बेटे की बात हो रही है, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य की बेटी की बात हो रही है ना। और बिंबी मतलब जो बिंबिसार फाउंडर था, है ना, ऐसे करके। तो पहली बात की ये गौतम बुद्ध के कंटेम्पोररी थे, ये इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका पॉइंट ये है कि इन्होंने अंग को कॉन्कर किया था। ओके, तो अगर बोलेगा कि अंग को कॉन्कर किसने किया, कॉन्कर अंगा, अंगा मतलब जो अंग महाजनपद था उसको कैप्चर करने वाले कौन थे, बिंबिसार थे। अंग को अपने अंदर उन्होंने ले लिया था। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, इन्हीं के टाइम पे एक रॉयल फिजिशियन था, रॉयल फिजिशियन था इनके टाइम पे, जिसका नाम था क्या, जीवक। जीवक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जीवक, इस पर क्वेश्चन पूछा गया, जीवक, है ना। हुआ क्या था कि एक रॉयल, इनका एक रॉयल फिजिशियन था, उसका नाम था जीवक, मतलब डॉक्टर था एक तरह से। इस जीवक को, जीवक वॉज सेंट टू उज्जैन, इसको उज्जैन भेजा गया था। उज्जैन में आपको याद होगा कौन सा किंगडम था, अवंती का। इस जीवक को उज्जैन भेजा गया था। ठीक है, इस जीवक को कहां भेजा गया था, उज्जैन भेजा गया था, अवंती, जिसके अवंती का कैपिटल है अवंती। ठीक है, अब भेजा गया था क्योंकि उज्जैन में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था टू ट्रीट, ट्रीट करने के लिए, ट्रीट जॉन्डिस, जॉन्डिस को ठीक करने के लिए, जॉन्डिस को ठीक करने के लिए किसको किसको जॉन्डिस हुआ था, किंग प्रद्योत को, किंग प्रद्योत को। अवंती के राजा थे प्रद्योत, प्रद्योत को जॉन्डिस हो गया था। अब जॉन्डिस को ठीक करने के लिए जो रॉयल फिजिशियन है जीवक, जो कि बिंबिसार के मतलब कि मगध में था, उसको उसको भेजा गया था उज्जैन में, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब मैं आपको कुछ बेसिक फैक्ट बताऊंगा बिंबिसार के बारे में जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसकी शादी के बारे में आपसे सवाल किया जा सकता है और जहां पे आपको आपके फंसने के थोड़े चांस हो सकते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में थोड़ा मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखो,
जब हम बात करते हैं बिंबिसार की, तो बिंबिसार जो है ना, इसके बारे में एक बात ध्यान रखना कि इसकी मैरिज हुई थी चेलना के साथ, है ना। चेलना, अब चेलना कौन है? चेलना जो है वो चेतक की पुत्री है। ठीक है, देखो मैं आपको एक एक करके समझाता हूं पूरा क्रोनोलॉजी। ठीक है, पहले ध्यान रखो कि क्या है कि एक जगह है जिसका नाम है लिच्छवी। ठीक है, लिच्छवी। ठीक, ये जगह का नाम है, लिच्छवी इज अ प्लेस, ऐसे याद रखो, लिच्छवी एक प्लेस का नाम है। ठीक है, अब लिच्छवी में क्या है, लिच्छवी का एक रूलर है जिसका नाम है चेतक। चेतक, ठीक। अब चेतक चेतक की क्या है, चेतक की बेटी है जिसका नाम है चेलना। चेलना, चेलना क्या है? चेतक की बेटी है। ठीक, चेलना। इसी चेलना से मैरिज हुआ था किसका? बिंबिसार का। बिंबिसार की शादी इसी चेलना से हुई थी। अब ध्यान रखना, लिच्छवी प्रिंसेस हो गई है। अगर लिच्छवी के रूलर चेतक है, उनकी बेटी चेलना है, तो ये प्रिंसेस हो गई ना, तो ये लिच्छवी प्रिंसेस हो गई, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद बिंबिसार की एक और शादी होती है जो कि होती है कोशाल किंग प्रसेनजीत की सिस्टर महाकोशाला से। ठीक है, बिंबिसार की एक और मैरिज होगी, किससे होगी? महाकोशाला से। महाकोशाला से। अब ये महाकोशाला कौन थी? ठीक है, महाकोशाला जो थी वो सिस्टर थी किसकी? किंग प्रसेनजीत की। प्रसेनजीत की बहन थी ये। ठीक है, ये क्या थी? प्रसेनजीत की बहन थी, है ना। और ये किंग प्रसेनजीत कहां था? ये किंग ऑफ कोशाल था। कोशाल जो महाजनपद था, कोशाला, उसका ये किंग था। उसकी बहन से इसकी शादी हुई थी। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद बिंबिसार की एक और शादी होती है, बस ये लास्ट है इसके बाद नहीं होगी। ये तीसरी शादी होती है और इसमें इसकी शादी होगी शेमा से। ठीक है, किससे शादी होगी? शेमा से। अब शेमा कौन है? शेमा जो है वो मदरा प्रिंसेस थी, मदरा की प्रिंसेस थी, नाम याद रखना शेमा। इंपॉर्टेंट इसमें से क्या है? इंपॉर्टेंट है फर्स्ट वाला जो कि है लिच्छवी। ठीक है, लिच्छवी का जो रूलर था चेतक, उसकी बेटी चेलना से इसकी शादी हुई थी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, क्लियर है। चलो, अब इतना मैंने आपको ज्ञान दिया है, इस ज्ञान का काम जो है हमें आगे आएगा, इसलिए मैंने आपको ज्ञान दिया है। ठीक है, इतना याद है। चलिए, उसके बाद बिंबिसार के बारे में अगर हम बात करें तो बिंबिसार को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं सेनिया। ठीक है, इसको यहां पे मैं लिख देता हूं, एक मिनट रुको, ये सब तो गंदा हो गया, इसको हटा देते हैं। बिंबिसार को हम लोग बोलते हैं ऑल्सो कॉल्ड सेनिया। अब सेनिया क्यों बोलते हैं? सेनिया बिकॉज अब मैंने आपको बताया कि पहली बार फर्स्ट टाइम रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी, मैंने को बताया था महाजनपद पीरियड में स्टैंडिंग आर्मी लगेगी, तो ये बिंबिसार ही पहला बनेगा क्योंकि मगध है ना, मगध सबसे बड़ा महाजनपद है, तो पहला जो स्टैंडिंग आर्मी है वो मगध रखेगा, तो सेनिया इसलिए इसको बोलते हैं बिंबिसार को। ठीक है, क्लियर। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ही बिल्ट द सिटी ऑफ राजगीर। बिल्ट द सिटी ऑफ राजगृह, जो पहली कैपिटल थी राजगृह, उसको इसने बनाया था, बिंबिसार ने। ठीक है, राजगृह। ठीक है, इतना अगर आप पढ़ लेते हो, जितना जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको क्लास में, इतना पढ़ के जाते हो, तो आपको किसी बुक को, किसी भी टेक्स्ट बुक को उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे वो लूसेंट हो, चाहे वो और कोई भी किताब हो, ओरिएंट वगैरह की, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आई कैन गारंटी यू दिस। ठीक है, चलो, अब आते हैं दूसरे पे, जो है अजातशत्रु। अब मैंने बता दिया उसको मारा था बेटे ने, अजातशत्रु। अजातशत्रु जो है बिंबिसार को मार देगा, तो उतना आपको ध्यान होगा। अजातशत्रु जो है वो आता है। ठीक है, अजातशत्रु का टाइम पीरियड अगर हम बात करते हैं 492 बीसी से लेकर अगर बात करते हैं तो 460 बीसी तक ये रूल करेगा, ज्यादा टाइम तक नहीं रहता ये, इसका बेटा इसको पहले ही मार देगा, है ना। अब अजातशत्रु के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन हो सकती है वो मैं आपको दूंगा। ठीक, पहली बात कि अजातशत्रु जो है इसने कॉन्कर किया था, कॉन्कर्ड काशी। मैंने आपको बताया था बिंबिसार जो है वो कॉन्कर करता है अंग को, और अजातशत्रु जो है वो काशी को कॉन्कर करेगा। ठीक है, काशी को कॉन्कर करेगा, क्लियर। उसके बाद अभी मैंने आपको ना एक स्टोरी बताई थी, ये बताई थी कि मैं एक महाकोसला नाम की लड़की थी जिससे बिंबिसार की शादी हुई थी, एक शेमा से शादी हुई थी और एक चेला से शादी हुई थी। ठीक है, अब एक बात सोचो कि यहाँ पे मैरिज का रिलेशनशिप बन गया है,
किंग प्रसेनजीत से इसका बिंबिसार का तो अच्छा रिलेशन होगा, क्योंकि उसकी उसकी सिस्टर से, बहन से शादी की है बिंबिसार ने। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अजात शत्रु इस रिलेशनशिप को तोड़ेगा। अजात शत्रु जो है वो वो कोसाल को क्या करेगा, कैप्चर करेगा, है ना, कोसाल को कैप्चर करेगा और किंग प्रसेनजीत से अपना जो रिलेशन है वो खराब करेगा। ठीक है, तो अजात शत्रु अटैक्ट प्रसेनजीत पे अटैक किया था, जो कि कोसाला का रूलर था, ताकि उस पे कब्जा कर सके। तो यहाँ रिलेशन खराब हो जाएगा इनके बीच में, वही बताया गया बस, उसमें और कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं तो वज्जी पे भी अगर हम बात करते हैं तो वज्जी को भी इन्होंने कॉन्कर किया था। कॉन्कर काशी एंड वज्जी यहीं जोड़ लो, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वज्जी जो रिपब्लिकन स्टेट था उसको भी कॉन्कर इसने किया था। 16 साल तक मतलब ये लड़ते रहे थे, मतलब वज्जी को यहाँ पे 16 इयर्स स्ट्रगल, 16 साल तक इन्होंने लड़ाई की थी, उसके बाद ये वज्जी को कॉन्कर कर पाए थे। और वज्जी का हारने का रीजन यही था कि स्लो डिसीजन मेकिंग, ठीक है, उसी कारण ये हार जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं तो काशी वैशाली ये सब कुछ मगध में ही आ चुके थे इनके टाइम पे। तो वज्जी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो काशी मैंने बात की, वैशाली तो हो ही गया है ना, वज्जी का कैपिटल ही वही था। तो ये सब जो है आप देखोगे कि इस टाइम पे अजात शत्रु के मतलब कि मगध के अंदर आ चुके हैं। ठीक है, इन्होंने ही बिल्ट अ फोर्ट ऑफ राजगृह। राजगृह शहर इसके पिता ने बनाया था। राजगृह में एक किला बनाता है कौन, अजात शत्रु। ठीक है, और एक वॉच फोर्ट बनाया एंड वॉच फोर्ट का मतलब क्या होता है, जल दुर्ग। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, जल दुर्ग बोलते हैं। जल दुर्ग इसने बनाया। क्लियर है, ओके। चलिए बस ये ध्यान रखिएगा, ऑन द बैंक ऑफ गंगा, ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा, गंगा नदी के बैंक पे। ठीक, ये है अजात शत्रु। अब अजात शत्रु के बाद आएगा उसका बेटा जिसका नाम है उदयन। ठीक है, एक मिनट रुको। अब इसका बेटा आएगा उदयन, थर्ड रूलर। उदयन का जो रीजन था, बेसिकली टाइम पीरियड वो 460 से लेकर देखोगे तो 440 बीसी तक ही रूल करेगा। ज्यादा टाइम नहीं, 20 साल के रूल करता है, फिर ये चला जाता है। उदयन के बारे में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद पता होना चाहिए। पहला कि उदयन जो है वो बेसिकली अगर देखोगे तो पाटलिपुत्र की स्थापना करता है। ठीक है, लेड फाउंडेशन ऑफ पाटलिपुत्र। तो अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछेगा कि अजात शत्रु ने अपना कैपिटल जो है मगध का कैपिटल जो है वो राजगीर से पाटलिपुत्र कर दिया, तो क्या सही होगा? ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। जब पाटलिपुत्र बना ही नहीं था अजात शत्रु के समय पे, तो कैपिटल कैसे बन जाएगा? समझ में आ रहा है? तो इस तरह से थोड़ा सा ना, जो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं उसको थोड़ा सा आपको टेक्निकली सोचना पड़ेगा, है ना। जब पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन करेगा तो कैपिटल पाटलिपुत्र से पहले बनेगा ही नहीं, है ना। उदयन जब बनाएगा पाटलिपुत्र को, उसके बाद उदयन ही कैपिटल चेंज करके पाटलिपुत्र करता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं उदयन के बारे में। तो इसने अपने पिता को मारा, वो तो आपको पता ही है ना, मैं बताया सभी एक दूसरे के मतलब सभी अपने पिता को मारेंगे, है ना। इसने क्या किया, इसने कैपिटल को शिफ्ट किया, शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम राजगृह टू पाटलिपुत्र। ठीक है, इसने कैपिटल जो है वो राजगृह से पाटलिपुत्र को शिफ्ट कर दिया था, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? उदयन के बाद बहुत सारे रूलर आएंगे, है ना। जो लास्ट रूलर रहेगा ऑफ हर्याणा डायनेस्टी, लास्ट जो रूलर रहेगा इस डायनेस्टी का, वो कौन रहेगा? वो रहेगा नागदशक। नागदशक, ठीक है। अब नागदशक एक्चुअली में क्या था, ये बहुत वीक रूलर था, बहुत कमजोर था ये, है ना। तो ये जीत नहीं पाता है, हार जाता है लड़ाई में, और उसके बाद इसको जो है शिशुनाग डायनेस्टी जो है इसको कैप्चर कर लेगी। तो नागदशक क्या था, इसका आखिरी रूलर था, है ना। बीच में आपको अनुरुद्धा और मुंडा भी आते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। आप 3 याद रखो, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, और एक लास्ट रूलर नागदशक अगर याद करना है तो इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछता नहीं है। ठीक है, क्लियर। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे शिशुनाग डायनेस्टी के बारे में। नागदशक को हराने के बाद शिशुनाग डायनेस्टी का यहाँ पे राज शुरू होता है। ठीक है, अब होता क्या है वो समझते हैं। देखो, शिशुनाग में आपको ज्यादा किंग वगैरह के बारे में ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि शिशुनाग डायनेस्टी में 2 ही रूलर इंपॉर्टेंट है,
एक आपका शिशुनाग है और एक आपका काला अशोक है, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं शिशुनाग का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट था वो ये था कि अवंती के जो प्रद्योत डायनेस्टी था, देखो मैं मैप में दिखाता हूं आपको, आप देखोगे कि यहां पर क्या है, अवंती है। इसी अवंती में क्या था, इसी अवंती में एक डायनेस्टी थी जिसका नाम था प्रद्योत। प्रद्योत, अब प्रद्योत की बात हमने कहां की थी वो भी मैं आपको दिखाता हूं। देखो, जब हमने बिंबिसार को पढ़ा था तो वहां पे हमने प्रद्योत की बात की थी। यहां पे देखो प्रद्योत दिख रहा है, किंग प्रद्योत। तो ये जो अवंती के जो किंग प्रद्योत थे, इनको हराने का काम जो है शिशुनाग करता है, ठीक है, शिशुनाग डायनेस्टी में होता है। तो इनका जो मेजर अचीवमेंट है ना, अगर हम बात करते हैं इनका जो मेजर अचीवमेंट है वो क्या है, वो है डिफीटिंग ऑफ किंग प्रद्योत। किंग प्रद्योत ऑफ अवंती, अवंती के किंग प्रद्योत को हराना इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान रखेंगे, क्लियर है। उसके बाद हम नेक्स्ट हम बात करते हैं तो इसमें दो ही रूलर थे, ओके, टू रूलर्स, एक आपके शिशुनाग होंगे, ओके, शिशुनाग जो पहले थे, और दूसरे कौन थे, दूसरे थे कालाशोक। कालाशोक, देखिए कालाशोक और अशोक में डिफरेंस है ना, ये अशोक नहीं है, ये कालाशोक है। कालाशोक अलग है, अशोक अलग है, इन दोनों बातों को ध्यान रखिएगा, बस ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये शिशुनाग में इतना ही था, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट पे जो कि है नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी में हम देखते हैं कि शिशुनाग डायनेस्टी को ओवरथ्रो करने वाले नंद थे, ओके। तो पहले जो रूलर्स के होते हैं वो कौन होते हैं, वो होते हैं महापद्मनंद। महापद्मनंद, महापद्मनंद ने जो शिशुनाग डायनेस्टी थी उसको हराया, ठीक है। और उसको हराने के बाद वो कैप्चर करते हैं मगध के एरिया को और अपनी डायनेस्टी की स्थापना करते हैं, इसको बोलते हैं नंद डायनेस्टी। इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाएगा कि फाउंडर कौन था नंद डायनेस्टी का, तो आप बोलोगे महापद्मनंद, क्लियर है। अब इनके बारे में कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा, वो आप ध्यान रखेंगे। महापद्मनंद का एक नाम है जिसको इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं सर्व शत्रांतक, ठीक है, सर्व शत्रांतक, सर्व शत्रांतक बोलते हैं इनको, ठीक है, सर्व शत्रांतक। इसका मतलब क्या होता है, जिसने क्षत्रियों का नाश किया, है ना, अपरूटर ऑफ ऑल क्षत्रिय, जिसने क्षत्रियों का नाश करने वाला, है ना, हु डिफीटेड ऑल क्षत्रिय, ऑल क्षत्रिय, क्षत्रियों को हराने वाला सर्व शत्रांतक। इन्होंने इसको इनको इनको ये उपाधि दी गई थी, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद महापद्मनंद को ये क्या बोलते हैं, उग्रसेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उग्रसेन बोलते हैं। उग्रसेन, अब उग्रसेन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जिसके पास एक बड़ी आर्मी हो, हैविंग अ बिग आर्मी या हैविंग अ लार्ज आर्मी, ठीक है, लार्ज आर्मी, एक बड़ी आर्मी जिसके पास हो उसको बोलते हैं उग्रसेन, ठीक है, क्लियर। उसके बाद हम बात करें तो महापद्मनंद को हम लोग और क्या बोलते हैं, ये जितनी बातें हम कर रहे हैं ये महापद्मनंद के बारे में बात कर रहे हैं, इन्हीं को हम लोग और क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं एक रात। एक रात बोलते हैं। एक रात का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सोल ऑफ मोनार्क, मतलब राजों का राजा, किंग ऑफ किंग्स, ठीक है। एक रात का मतलब क्या होता है, किंग ऑफ किंग्स, किंग ऑफ किंग्स, एक रात, ठीक है। ये सारे के सारे जो उपाधियां हैं अलग अलग पुराने टेक्स्ट, अलग अलग पाली टेक्स्ट में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि इनको ऐसा बोला गया था। ये बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, ठीक है। अब महापद्मनंद के बारे में कहानी ऐसी है कि महापद्मनंद के 8 बेटे थे, 8 सन्स, इनके 8 बच्चे थे, ठीक है। उन 8 बच्चों में से अगर हम बात करते हैं तो धनन जो था वो लास्ट था, ठीक है। इन 8 बच्चों में से धनानंद नाम का जो बेटा था इनका, ठीक है, ये लास्ट था, ठीक है, और ये इनको सक्सीड करेगा, ये इनको सक्सीड करेगा, ठीक है, 8 बच्चों में से, क्लियर है। उसके बाद अब धनानंद के बारे में एक बात ध्यान रखिएगा कि इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, इनका एक नाम भी है, इनको हम बोलते हैं जैंड्रमेस। ये ग्रीक टेक्स्ट में इनको नाम मिलता है जैंड्रमेस, ठीक है, ग्रीक टेक्स्ट में इनको नाम मिलता है क्या, ग्रीक टेक्स्ट में इसको बोलते हैं जैंड्रमेस। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इतना बात समझ में आ रहा है, ओके। अब कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा, वो आप थोड़ा सा समझिएगा। एक्चुअली हुआ क्या था कि एक ग्रीक राइटर था,
एक ग्रीक राइटर हुआ करता था जिसका नाम था कर्टियस। ठीक है, कर्टियस। कर्टियस ने धनानंद की आर्मी के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन दिया था। उसने क्या किया था, धनानंद की आर्मी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी थी। उस इंफॉर्मेशन को थोड़ा हम देखेंगे क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। कर्टियस ने कहा था कि धनानंद की आर्मी जो है, धनानंद की जो आर्मी है, ओके, उसमें 20 उसकी 20,000 की कैवलरी है। ठीक है, 20,000 की कैवलरी है। उसने बोला कि 2 लाख की इन्फेंट्री है, 2 लाख की इन्फेंट्री है। ठीक है, और 2,000 चैरियट है, 2,000 रथ है, चैरियट है, 2,000 रथ है, चैरियट है। ठीक है, और बोला गया था कि 3,000 हाथी है, 3,000 एलिफेंट है। तो बहुत बड़ी सेना है, बहुत बड़ी सेना है धनानंद की। क्या ये क्लियर है, ये समझ में आ रहा है? अब ये बातें देखो, ग्रीक राइटर ने, कर्टियस ने जो हमें इंफॉर्मेशन दी, वो इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट क्यों है इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली हुआ क्या था कि धनानंद को चंद्रगुप्त ने हराया था, है ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इतनी बड़ी आर्मी को हराया, पहली बात तो ये कमेंडेबल बात है, बहुत बड़ी बात है ना। और उसके बाद हम बात करते हैं तो अलेक्जेंडर द ग्रेट का आक्रमण भी आप देखोगे कि वो धनानंद के टाइम के आसपास में ही होगा, है ना। अलेक्जेंडर द ग्रेट का जो टाइम, जो पीरियड है, वो भी आप देखोगे कि अलेक्जेंडर जो हमला करता है, ठीक है, अलेक्जेंडर का जो अटैक होता है इंडिया पे, ठीक है, जब वो इंडिया की कोस्ट पे आता है, इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर पे आता है, तो वो 326 बीसी में ही आता है, जिस टाइम पे धनानंद इंडिया में रूल कर रहा है। मैं आपको मैप के थ्रू पढ़ाता हूं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। एक सेकंड रुको। ठीक है, तो क्या होता है कि यहां पर देखो, मैप में अगर आप देखोगे, थोड़ा ध्यान दोगे तो आपको ये दिखेगा कि अगर ये हमारा जो है, ये हमारा इंडिया है, ठीक है, तो इंडिया का जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर है, अलेक्जेंडर कहीं ना कहीं इधर इस एरिया में, ओके, अफगानिस्तान के एरिया में अलेक्जेंडर रुका हुआ था। ठीक है, और अगर आप धनानंद को देखोगे तो धनानंद जो है वो उस टाइम पे मगध के एरिया में, मतलब ये जो पूरा एरिया है, ठीक है, ये जो पूरा एरिया है, यहां पे धनानंद का रूल था। अलेक्जेंडर यहां पे खड़ा रहता है बट वो इंडिया में एंटर नहीं करता है। ये जो अटैक है 326 बीसी में हो रहा है, ठीक है, लेकिन अलेक्जेंडर इंडिया में एंटर नहीं करता है। इंडिया में नहीं एंटर करने का कारण था, पहला, कि अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी, अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी, ओके, वो बहुत थक चुकी थी, उनको होम सिकनेस हो रही थी, उनको घर जाना था, क्योंकि वो शुरू से लड़ाई कर रहे हैं, बहुत टाइम से लड़ाई कर रहे हैं। और दूसरा रीजन ये था कि धनानंद वॉज वेरी स्ट्रांग, ही वॉज वेरी स्ट्रांग। तो इसको हराने का हिम्मत हो नहीं पा रहा था क्योंकि इसके पास हाथी थे, तो हाथियों से इनको बहुत डर लग रहा था। ठीक है, ये भी एक रीजन था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजन है कि अलेक्जेंडर जो है वो इंडिया के पास आता है बट हमला नहीं करता है। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी। क्लियर? चलो, थोड़ा पेजेस ऐड कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, चलो, ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे। नेक्स्ट है फॉरेन इन्वेजन के बारे में। ठीक है, कि कौन कौन से फॉरेन इन्वेजन हुए और किस किस टाइम पे कौन रूल कर रहा था, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। पहले कुछ पेजेस में नीचे ले आता हूं ताकि ये बेटर रहे। एक सेकेंड। हाँ, ठीक है, चलो देखो। तो सबसे पहला जो भारत में इन्वेजन देखने को मिलेगा वो मिलेगा 518 बीसी में। 518 बीसी में आप देखोगे कि ईरानियन इन्वेजन होगा, जिसमें डेरियस जो है उस टाइम पे किंग रहता है, वो हमला करता है। ठीक है, ईरान बेसिकली जब हम बोलते हैं इसका मतलब क्या है, हम पर्शिया की बात कर रहे हैं, है ना। पर्शिया का हमला होगा। तो इस टाइम पे क्या होगा कि मगधन प्रिंस जब मतलब अपने आप को बड़ा कर रहे हैं, उस टाइम पे ईरानियन प्रिंस भी अपने आप को बड़ा करने की कोशिश कर रहे थे, मतलब एक्सपांड कर रहे थे। ठीक है, तो ये बेसिकली एक इंपॉर्टेंट बात होगी। और इस टाइम पे देखोगे कि नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर में पॉलिटिकल डिसयूनिटी दिखेगी, है ना। इंडिया का जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर है, वहां पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे जो है डिसयूनिटी दिखेगी। तो ईरानियन इन्वेजन भी होगा और इस टाइम पे मगध भी अपने आप को क्या कर रहा है, बड़ा कर रहा है। ठीक है, तो उस टाइम पे अकेमेनियन रूलर थे, इसका नाम था डेरियस वन, है ना, समझिएगा। इनके डायनेस्टी का नाम अगर हम बोलेंगे तो ये क्या था, अकेमेनियन,
अकेमेनियन रूलर थे जिसका नाम था डेरियस वन। ठीक है, डेरियस वन। ठीक है, डेरियस वन ने क्या किया, ये नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में पेनिट्रेट करते हैं, मतलब एंटर करने की कोशिश करते हैं 518 बीसी में। ओके, तो ये क्या करेंगे, 518 बीसी में क्या करेंगे, ये पंजाब को एनेक्स कर लेंगे, पंजाब को एनेक्स कर लेंगे। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में ही लिख के दे रहा हूं ताकि आप एक बार में इसको रिवाइज कर सको, आपको दिक्कत ना आए, है ना। पंजाब को ये एनेक्स कर लेंगे। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो देखोगे तो ये प्रोविंस जो था वो बहुत ज्यादा फर्टाइल एरिया था ईरानियन एम्पायर के लिए। एक तो पंजाब में आपको पता है नदियां बहती हैं, तो ये बहुत ज्यादा क्या होगा, फर्टाइल एरिया होगा। ओके, और अगर हम ये बात करें तो इस एम्पायर को, मतलब अकेमेनियन एम्पायर को आप देखोगे तो 360 टैलेंट गोल्ड मिलेगा एज रेवेन्यू। ठीक है, क्लियर बात है, समझ में आ रहा है ना। तो यहां से क्या होता है, यहां से पहला जो इन्वेजन होता है वो ईरान का होता है, डेरियस वन का, और वो पंजाब पे अटैक करता है। आपको इतना ही ध्यान रखना है, इससे ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब देखो, हाँ इंपॉर्टेंट बात तो मैं छोड़ दिया, इंपॉर्टेंट बात यह है कि आखिरकार इसका इफेक्ट क्या होगा। अब जो ये ईरान इन्वेजन हुआ, इसका भारत पे क्या इफेक्ट होगा, ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब भी, अब देखिए पर्शिया का इन्वेजन इंडिया में हो रहा है, ठीक है, तो पहला जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा कि ट्रेड एंड कॉमर्स बिटवीन पर्शिया एंड इंडिया। ठीक है, बिटवीन पर्शिया एंड इंडिया, इन दोनों के बीच में क्या होगा, ट्रेड एंड कॉमर्स होगा। ठीक है, दूसरी बात जब हम करते हैं तो ये होगा कि ईरानियन और ग्रीक को जो है, मतलब इंडिया के वेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो बेसिकली इंडियन वेल्थ एक्सपोज्ड, इंडियन वेल्थ एक्सपोज्ड, क्योंकि लोगों को पता चलेगा कि भारत में कितना पैसा है, क्योंकि उन्होंने अटैक किया है ना। और उनको, मैंने आपको बताया 360 टैलेंट गोल्ड जो है वो रेवेन्यू में मिल रहा है, तो आपको अब उनको समझ में आएगा कि इंडिया में कितना ज्यादा पैसा है भरा हुआ। ठीक है, ये क्लियर है। उसके बाद हम बात करेंगे तो इंट्रोडक्शन ऑफ खरोष्ठी स्क्रिप्ट। ठीक है, आप देखोगे कि अशोक के टाइम पे काफी ज्यादा यूज में आएगा खरोष्ठी, तो इंट्रोडक्शन ऑफ खरोष्ठी स्क्रिप्ट, खरोष्ठी स्क्रिप्ट, दो स्क्रिप्ट थी, एक थी ब्राह्मणी स्क्रिप्ट और एक थी खरोष्ठी स्क्रिप्ट। ठीक है, तो खरोष्ठी स्क्रिप्ट यहाँ पे बहुत उसका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि खरोष्ठी स्क्रिप्ट को हम लोग लिखते हैं लेफ्ट टू राइट, है ना। इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉरी, इसको हम लोग लिखते हैं राइट टू लेफ्ट। ओके, खरोष्ठी स्क्रिप्ट को क्या करते हैं, इसको हम लोग राइट टू लेफ्ट लिखते हैं। इसका मतलब अगर ये राइट है हमारा, तो राइट टू लेफ्ट इसको इस डायरेक्शन में लिखा जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा, है ना। क्लियर है। अरेबिक जो स्क्रिप्ट होती है ना, अरेबिक को भी हम लोग राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, इन द सेम वे खरोष्ठी को भी हम लोग राइट टू लेफ्ट लिखते हैं। क्लियर है, ओके। उसके बाद आप एक चीज नोटिस करोगे कि मॉडर्न स्कल्पचर में जो ईरानियन है, उस ईरान है उसका इन्फ्लुएंस मिलेगा, है ना। तो इन्फ्लुएंस ऑफ इरानियन कल्चर इन मॉडर्न स्कल्पचर। ठीक है, तो ईरान के कल्चर का थोड़ा सा आपको मिक्स मिलेगा। तो ये सारे इफेक्ट्स थे जो कि डेरियस वन के इन्वेजन से हुए थे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं मेसोडोनियन इन्वेजन का, जो कि अलेक्जेंडर का इन्वेजन था, जो कि 326 बीसी में हुआ था, है ना। 326 बीसी में हुआ था। देखो, अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है, उसने पर्शिया को, बेसिकली अगर हम बात करें, ईरान को जो है अपने कब्जे में ले लिया था, है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसने इंडिया पर अटैक करने की कोशिश की थी, बट इसने किया नहीं था। ठीक, क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं, तो जब अलेक्जेंडर ने गद्दी संभाली, तो अलेक्जेंडर उस टाइम पे 20 इयर्स का ही था, 20 इयर्स। ओके, व्हेन ही सक्सीडेड द थ्रोन। ठीक है, थ्रोन। ओके, जब इसने थ्रोन पे बैठा, उस टाइम पे इसकी उम्र कितनी थी, 20 साल। ठीक है, अलेक्जेंडर के फादर के बारे में बात करें, इसके फादर का नाम क्या था, इसके फादर का नाम था फिलिप। क्या नाम था, फिलिप। ठीक, ये बातें आपको पता होना चाहिए। क्लियर, बेसिक जो बातें हैं वो कम से कम आपको इंफॉर्मेशन उसके बारे में होनी चाहिए, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं, तो अब देखो, जब क्या होता है, जब अलेक्जेंडर हमला करने की कोशिश करता है,
अलेक्जेंडर के हमले को हम लोग एक मैप के थ्रू समझते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, मैं ब्लैंक पेज लेता हूं पहले। होता क्या है कि अगर आप सपोज करो कि ये जो आपका पार्ट है ये इंडिया का पार्ट है, यहाँ पे आपका धनानंद की टेरिटरी है, पूरी मगध की टेरिटरी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको धनानंद की टेरिटरी दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब होता क्या है कि ये मान लो कि ये जो है हमारा, ये हमारा नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर है, ठीक है। इस नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर पे क्या होता है कि अलेक्जेंडर तो आता है। अलेक्जेंडर ईरान या पर्शिया पे पर्शिया जो है, पहले हम पर्शिया लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अलेक्जेंडर जो है वो पर्शिया पे कब्जा कर चुका है, मतलब पर्शिया को उसने एलिमिनेट कर दिया है। अब यहाँ पे कई सारे और भी जो छोटे मोटे इंडिया स्टेट्स थे वो रहते हैं। लेकिन अलेक्जेंडर के जीत का रीजन क्या था कि यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो हमारे नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स थे या हमारी कंट्री में भी डिसयूनिटी बहुत ज्यादा थी, है ना। यहाँ पे क्या था, डिसयूनिटी बहुत ज्यादा थी। अब यहीं पे आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि यहीं पे एक जगह थी, इसका नाम था तक्षशिला। तक्षशिला, ठीक है, एक जगह थी, इसका नाम था तक्षशिला। यहीं पे एक और जगह थी, इसका नाम था अभिसार। एक और जगह था जहां जिसका नाम था अभिसार, अभिसार, ठीक है। लेकिन और यहाँ पे एक और रूलर भी था, इसका नाम था पोरस। यहाँ पे पोरस नाम का एक रूलर भी था, तो इसका नाम था, ये रूलर था, ठीक है। और ये जगह था, दीज आर प्लेसेस, प्लेसेस, ठीक है। होता क्या है कि अलेक्जेंडर जब आ रहा है, यहां से अलेक्जेंडर एंटर कर रहा है, ठीक है। अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर के डर से होता क्या है कि ये जो तक्षशिला है और जो अभिसार है, तो ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों पहले ही सबमिट कर देते हैं कि हम आपसे लड़ेंगे नहीं। बिना लड़े ही इन्होंने हार मान ली थी कि हम हार गए आपसे, सबमिटेड। बट पोरस जो है, पोरस डिड नॉट सबमिटेड। पोरस ने सबमिट नहीं किया। पोरस ने बोला कि मैं हार नहीं मानूंगा, मैं लड़ूंगा, उसके बाद ही देखा जाएगा कि क्या होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि पोरस तो हार नहीं मानता है। अलेक्जेंडर कैसे कैसे करके इंडस की जो ट्रिब्यूटरी है झेलम, उसको क्रॉस करता है। और क्रॉस करने के बाद अलेक्जेंडर और पोरस में लड़ाई होती है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब यहां से हम कंटिन्यू करेंगे आगे। तो क्या होगा कि अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर वर्सेस पोरस, पोरस के बीच में एक युद्ध होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ वितस्त। बैटल ऑफ वितस्त, बैटल ऑफ वितस्त बोलते हैं, ठीक है। वितस्त को ही मॉडर्न डे हम लोग झेलम बोलते हैं। झेलम का ही पुराना नाम वितस्त है। मैंने आपको पहली क्लास में पढ़ाया हुआ है, जब मैंने आपको ऋग्वेदिक पीरियड पढ़ाया था उस टाइम पे, ठीक है। तो वितस्त को ही क्या बोलते हैं, झेलम बोलते हैं। तो बैटल ऑफ वितस्त होता है अलेक्जेंडर और पोरस में, जिसमें ऑब्वियसली बात है कि पोरस क्या करता है, पोरस हार जाता है, पोरस लॉस्ट और अलेक्जेंडर जीत जाता है। लेकिन अलेक्जेंडर जीतने के बाद भी बहुत ज्यादा डिफिकल्टी क्रिएट नहीं करता है पोरस के लिए, बहुत जेनरसली पोरस को ट्रीट करता है, ओके। ये आप ध्यान रखिएगा। इसको बैटल ऑफ हिडास्पस भी बोल सकते हैं। इसी बैटल को बैटल ऑफ हिडास्पस भी बोलते हैं। ग्रीक लिटरेचर में इसको बैटल ऑफ हिडास्पस बोलते हैं। तो अगर पूछेगा हिडास्पस क्या है, तो इसी बैटल के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, बैटल ऑफ हिडास्पस, ठीक है। क्लियर है, ये बात एग्जाम में पूछी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अलेक्जेंडर कोशिश करता है कि वो इंडिया के अंदर एंटर करे, है ना। अगर नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर देखोगे आप, तो उसके बाद अलेक्जेंडर कोशिश करेगा कि वो इंडिया के अंदर एंटर करे, बट वो एंटर नहीं करता। रीजन मैंने आपको बता दिया, है ना, वो एंटर नहीं करता है, ठीक है। और उसके बाद वो वापस जाता है। अलेक्जेंडर की मृत्यु, ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो अलेक्जेंडर की मृत्यु जो है, अलेक्जेंडर डाइड एट द एज ऑफ 33 ईयर्स। 33 साल की उम्र थी इसकी जब इसकी मृत्यु हो जाती है, ये डेथ कर जाता है, ठीक है। और उसके बाद फिर जो इसका अलेक्जेंडर का जो बड़ा सा एम्पायर था वो टूट जाता है, और अलेक्जेंडर का जो कंप्लीट एम्पायर था, ओके, वो क्या होगा, ये फ्रेगमेंट में टूट जाएगा। एम्पायर ब्रोक इनटू फ्रेगमेंट्स, ब्रोक इनटू फ्रेगमेंट्स, ये फ्रेगमेंट में टूट जाता है, ठीक है। और फ्रेगमेंट में टूटने के बाद देखोगे कि किसमें किसमें एक आपका बन जाएगा बेबीलोन, ठीक है। तो बेबीलोनिया एक बन जाएगा। इसी में से एक बन जाएगा इजिप्ट, जिसको आप प्रेजेंट डे इजिप्ट बोलते हो, एक इजिप्ट बन जाएगा। और इसी में से एक बन जाएगा मैसेडोनिया, मैसेडोनियन एम्पायर, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग क्या होगा, फ्रेगमेंट बन जाएंगे इसके पूरे एम्पायर के। बहुत बड़ा एम्पायर था इसका। अब पढ़ते हैं कि आखिरकार अलेक्जेंडर के इन्वेजन का भारत पे क्या इफेक्ट था, इसके बारे में इफेक्ट्स पढ़ते हैं, क्योंकि इफेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो अलेक्जेंडर के आने से क्या होता है, पहली चीज क्या होगी वो समझो। अब अलेक्जेंडर आया है, अलेक्जेंडर के आने से पहले तो एक तो एक्सपोज हो ही चुका है भारत की वेल्थ। ऊपर से क्या होगा, इंडिया और यूरोप के बीच में लैंड और सी रूट भी अब एक्सपोज हो गया है, ठीक है। तो लैंड एंड सी रूट बिटवीन इंडिया एंड यूरोप, इंडिया एंड यूरोप दोनों के बीच में जो लैंड और सी रूट था वो पता चल चुका है लोगों को कि ऐसे करके यहां इंडिया हम लोग पहुंच सकते हैं,
ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आप देखोगे कि इंडो बैक्ट्रियन और इंडो पार्थियन स्टेट्स का जो है फॉर्मेशन होता है। बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो गांधारा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, गांधारा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर बनेगा, आर्किटेक्चर उसका यहां पे स्थापना होगा। ठीक है, गांधारा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, क्योंकि अब इंडो बैक्टीरियन मतलब इंडिया के और बैक्टीरियन लोगों के जो कल्चर है वो मिक्स होंगे। ठीक है, मिक्सिंग ऑफ इंडो बैक्टीरियन कल्चर, मिक्सिंग ऑफ इंडो बैक्टीरियन, ओके, और इंडो पार्थियन और इंडो पार्थियन कल्चर। ठीक है, इनका कल्चर इंटरमिक्स होगा। क्या इतनी बातें क्लियर है? ओके। उसके बाद द नीड फॉर यूनिफाइड एम्पायर, कि अगर एम्पायर यूनिफाइड रहेगा तो उसके फायदे क्या है वो समझ में आएगा। क्योंकि अगर देखो, अगर यहीं पे अगर हम बात करते हैं इसी मैप में, अगर अभिसार तक्षशिला ने हार नहीं मानी होती, पोरस तो वैसे भी हार नहीं माना था, अगर अभिसार और तक्षशिला ने हार नहीं मानी होती तो क्या अलेक्जेंडर जीत पाता? बहुत कम चांस थे। और अगर मानो धनानंद ने इसको यहां से बैकएंड से सपोर्ट किया होता तो तब तो कभी अलेक्जेंडर कभी जीत ही नहीं पाता और वहीं पे मर जाता है या हार जाता। तो चाणक्य ने ये बात बहुत पहले ही समझ ली थी कि अलेक्जेंडर हमला करेगा तो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर इंडिया का बहुत वीक है। अब इसके बारे में ज्योग्राफी थोड़ी समझनी पड़ेगी आपको, मैं आपको समझा देता हूं। देखो, एक्चुअली बात ऐसी थी कि ये अगर इंडिया है ना, तो इंडिया में अगर आप नोटिस करोगे तो ये पूरा एरिया तो पानी में है, ये तो भाई पूरा पानी में है ना। इधर चाइना वाइना है, इधर बहुत बड़ा एरिया, उतना घूम के यूरोप से कोई आने वाला था नहीं। चाइना भी उस टाइम पे उसकी भी हालत इंडिया से कोई खास अच्छी थी नहीं, है ना। इंडिया से और बेकार ही था चाइना उस टाइम पे। ठीक है, वो तो बाद में चाइना इतना डेवलप करता है, जिस टाइम पे हमारे यहाँ पॉलिटिक्स हो रहा था उस टाइम पे वहां पे काम हो रहा था, ये फर्क है। तो इंडिया का जो मेजर थ्रेट पोर्शन था वो क्या था? अगर आप देखोगे तो इधर इधर तो पूरी हिमालय है, यहां पूरा हिमालयन चेन है पूरा, यहां से भी कोई एंटर नहीं कर पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है हिमालय को क्रॉस करना, है ना। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम थी ये जो जगह थी ना नॉर्थ वेस्ट वाली, ये बहुत वीक थी, क्योंकि यहां से एंटर करना बहुत ईजी था। अगर यहाँ पे तीनों एम्पायर्स ने जो थे, अभिसार, तक्षशिला और पोरस, तीनों ने अगर साथ में लड़ाई की होती और धनन ने सपोर्ट किया होता तो अलेक्जेंडर हार जाता। चाणक्य ने यह बात बहुत पहले समझ ली थी, इसीलिए वो धनानंद के पास गए थे हेल्प मांगने के लिए कि धनानंद आप राजा हैं, आप बहुत बड़े राजा हैं, आपको इनको सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से चीजें जो है खराब हो सकती हैं, और अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे, अगर आप लोग यूनिफाई नहीं करेंगे तो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर से अटैक हो जाएगा और हम हार जाएंगे। लेकिन धनानंद ने उसका मजाक उड़ा दिया कि तुम क्या जानोगे, है ना, पॉलिटिक्स वगैरह तुम क्या जानोगे, तुमको कुछ समझ में नहीं आता है, मैं राजा हूं, मुझे पता है, मुझे कौन हरा सकता है। बात यहाँ पे धनानंद को हराने की थी ही नहीं, बात थी कि इंडिया को डिवाइड करने की। और ये यूनिटी आपको कभी नहीं दिखेगी, ये यूनिटी आपको कभी नहीं दिखेगी, लास्ट तक भी देखोगे तो यूनिटी आपको नहीं दिखेगी। लास्टली फिर जब हमारा नेशनल मूवमेंट चलता है, इंडिपेंडेंस का टाइम आता है, वहां पे थोड़ी बहुत यूनिटी आपको दिखेगी, जिसके कारण हमें इंडिपेंडेंस मिलेगी, उसके बाद फिर वापस से वही चीजें हो जाएंगी। तो इंडिया में यूनिटी कभी थी नहीं, ना कभी होगी। ठीक है, पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? चलो, ये बातें समझ में आ गई। तो ये था आपका कंप्लीट ये था आपका कंप्लीट महाजनपद का पीरियड। ठीक है, जिसमें मैंने आपको हर एक चीज डिटेल में बिल्कुल एक्सप्लेन की हुई है। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें कि आपको कैसा लगा वीडियो। ठीक है, आपका कमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मुझे फीडबैक और मोटिवेट करेगा। ठीक है, और डू लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, है ना। नोटिफिकेशन बिल्कुल दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे कब कब मतलब मैं वीडियो डालता हूँ। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, है ना, टेलीग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो। ये पूरी नोट्स की पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है? और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, उसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। यूपीएससी सीएससी 2025 प्री, ठीक है, इसके लिए मेरी 2 क्लासेस आ रही हैं। एक क्लास होगी 10 ईयर पीवाईक्यू ट्रेंड एनालिसिस, ठीक है, और एक क्लास होगी करंट अफेयर्स की। ठीक है, पूरी ईयरली। तो यूपीएससी सीएससी 2025 के लिए 2 क्लासेस आ रही हैं। तो ये दोनों क्लासेस अगर आपको चाहिए तो अगर आप प्री देने वाले हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं क्लास अपलोड करूं।
थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, नोटिफिकेशन पहले टेलीग्राम पे आ जाती है क्लासेस के बारे में, उसके बाद ही चैनल पे आएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।